आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम आसान जबान में वाटर साइकिल भी कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो अर्थ में वाटर है वो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन में, कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम वाटर की कंटिन्यूअस प्लस नेचुरल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। किस वाटर की? जो कि हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर और नीचे मौजूद है, दोनों को हम सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर की सर्कुलेशन को, मूवमेंट को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम लोग एज अ क्लोज सिस्टम ट्रीट करते हैं। सिस्टम्स की टाइप्स, 3 तरीके की टाइप्स होती है सिस्टम की: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम जिसमें मास प्लस एनर्जी दोनों अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम मूव कर सके। मतलब मास जो है, मास भी चेंज हो सके और एनर्जी भी चेंज हो सके सिस्टम में। इसके अलावा क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता है, जबकि एनर्जी जो है वो चेंज होते रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास ना मास ना एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम मूव कर सके। मतलब दोनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट रहती हैं। हम वाटर साइकिल को क्लोज सिस्टम क्यों ट्रीट करते हैं, मतलब उसमें मास जो है वो कैसे कांस्टेंट रहता है? मास हमारे पास इस तरह कांस्टेंट रहता है कि अर्थ में जितना भी वाटर है वो उधर ही सर्कुलेट होके वापस जो है वो अर्थ पर ही आ जाता है। अर्थ जो सरफेस है उससे एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वापस जो है वो सरफेस में आ जाता है। स्पेस में क्यों नहीं लॉस होता है? एक रीजन ये है कि भाई स्पेस में क्यों नहीं लॉस हो सकता? जो हमारा वाटर है वो इसलिए नहीं लॉस हो सकता, हम जानते हैं जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, टेम्परेचर लो होने की वजह से जो हमारा वाटर है वो हाइट पर लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता है। वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो वापस से हमारे पास लैंड पे आ जाता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से जो हमारे पास वाटर है वो यूनिवर्स में ना होने के बराबर लॉस होता है। इसलिए हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एज अ क्लोज सिस्टम ट्रीट करते हैं। साइकिल क्या होती है? साइकिल is basically the collection of processes which have no ending or starting point. साइकिल एक डायनामिक सिस्टम है जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो ये जो भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर हम वाटर साइकिल की बात करें तो इधर एलिमेंट जो है वो वाटर है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स, एनर्जी कंटिन्यूअस जो है वो मूवमेंट में रहते हैं। हमारे पास साइकिल के, किसी भी साइकिल के हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इधर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात कर रहे हैं इसलिए हम उसी के रेफरेंस से बात करेंगे। पहला सेट ऑफ एलिमेंट्स, इधर जो है हमारे पास एलिमेंट वाटर है, तो ये वाटर की सर्कुलेशन को हम पढ़ रहे हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे कुछ जो है हमारे जो साइकिल को, जो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं कुछ सोर्सेस, वो हमारी साइकिल का पार्ट है। तीसरा रिजर्वॉयर्स, ऐसे सिस्टम्स जो कि पानी को होल्ड करके रखें, उनको हम रिजर्वॉयर्स कहते हैं। चौथा है हमारे पास फ्लक्सेस या प्रोसेसेस, जिनके थ्रू जो हमारा एलिमेंट है वो रिजर्वॉयर्स के अंदर मूव हो रहा है। इसको अगर हम कंक्लूड करें, एलिमेंट्स हमारे विद इन रिजर्वॉयर्स, एक रिजर्वॉयर से दूसरे रिजर्वॉयर्स मूव हो रहे हैं। किसके थ्रू? एनर्जी के थ्रू, और डिफरेंट प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास एक साइकिल के 4 कंपोनेंट्स आ गए: एलिमेंट, रिजर्वॉयर्स, एनर्जी और प्रोसेसेस। रिजर्वॉयर्स हमारे पास डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, ओशंस हो सकते हैं, एक्विफर्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास रिजर्वॉयर्स, ऐसी बॉडी जो कि हमारे वाटर को होल्ड करके रखे।
उसको हम वाटर रिजर्वॉयर कह रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वॉयर्स कह रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हमारे पास वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, वाटर कहाँ से आ रहे हैं। जो हमारे पास मेजॉरिटी वाटर है वो हमारी वोल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो हमारे जो है वो पानी को हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ में इंट्रोड्यूस करा रही होती है, वो एक्सपेल कर रही होती है वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों के जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुई है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। इसमें हम देखते हैं, वैसे तो साइकिल का कोई एंडिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन हम समझने के लिए इधर ओशन को ले रहे हैं। क्यों हम ओशन को ले रहे हैं? क्योंकि ओशन हमारे अर्थ का सबसे लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है वाटर का। 96 से 97% वाटर जो है हमारी टोटल अर्थ का वो ओशंस में होता है। तो इस वजह से हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। ओशन से हमारा जो पानी है वो एवापरेट हो गया, कहीं से भी ओशन है हमारे पास, लैंड में अगर कोई रिजर्वॉयर्स हैं, लेक्स हो गए, कोई भी दूसरे रिजर्वॉयर्स हैं, उनसे जो है वो पानी एवापरेट हो रहा है, एवापरेशन हो रही है, एवापरेशन भी हो रही है। इसके अलावा पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी जा रहा है, जो वाटर लॉस कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट, वो बेसिकली ग्राउंड वाटर ही होता है हमारे पास। जो प्लांट लॉस कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो पानी, और जो एवापरेशन के थ्रू जा रहा है एटमॉस्फेयर में, वो कंडेंस हो रहा है, उसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, और वापस वो हमारी अर्थ पर रेन की फॉर्म में आकर गिर रहा है। और फिर हमारे पास जो ये वाटर है ये हमारे पास डिफरेंट रिजर्वॉयर्स में मूव हो रहा है। कुछ जो है वो ओशन में डायरेक्ट जा रहा है, कुछ हमारे पास लेक्स वगैरह में जा रहा है, कुछ जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो का पार्ट बन जा रहा है, पर्कुलेट कर जा रहा है नीचे सॉइल्स में, सॉइल के थ्रू डिफरेंट लेयर्स में। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं वाटर साइकिल के, एक रेजर्वॉयर, दूसरा एटमॉस्फेयर। हम देखेंगे कि किस तरह हमारे रेजर्वॉयर से जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है और एटमॉस्फेयर से वापस रेजर्वॉयर में आ रहा है। इसके दरमियान कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, हम उनको भी देखेंगे। रेजर्वॉयर से पानी जा रहा है एटमॉस्फेयर में एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन के थ्रू। इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं एवापोट्रांसपायरेशन। जबकि हमारे पास एटमॉस्फेयर से अगर रेजर्वॉयर्स में पानी जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं रेनफॉल, या फिर स्नोफॉल के जरिए हमारे पास जो पानी है वो एटमॉस्फेयर से रेजर्वॉयर में जा रहा है। और ये रेनफॉल और स्नोफॉल में, या ये कह लें कि हम एटमॉस्फेयर से जो रेजर्वॉयर्स में पानी जा रहा है, तो इसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर को भी पढ़ेंगे। हमारे पास सिर्फ एक रेजर्वॉयर नहीं है। अगर मैंने ओशन की बात की, ओशन एक रेजर्वॉयर है, वाटर का मेजर रेजर्वॉयर है, लेकिन सिर्फ एक रेजर्वॉयर नहीं है, हमारे पास डिफरेंट रेजर्वॉयर्स हैं। और जब एटमॉस्फेयर से पानी आ जाता है हमारी सरफेस पर, तो वो डिफरेंट रेजर्वॉयर्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा जो मेजर सोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है वाटर साइकिल की, वो हमारे पास सोलर एनर्जी है। हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि हमारे पास साइकिल के 4 कंपोनेंट्स थे। एक एलिमेंट जो कि वाटर था, दूसरा एनर्जी, एनर्जी इधर आ गया हमारे पास। जो ड्राइविंग फोर्स है वाटर साइकिल के लिए वो हमारे पास सोलर एनर्जी है। तीसरा था हमारे पास रेजर्वॉयर्स, ऐसी बॉडीज जो कि हमारे एलिमेंट्स को होल्ड करके रखें, या अब इधर हम बात करें तो वाटर को होल्ड करके रखें। चौथा हमारे पास था प्रोसेसेस या फ्लक्सेस जो कि हमारे पास वाटर की मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे। हमने वाटर साइकिल की बात की थी, तो इधर हमने देखा था कि रेजर्वॉयर से वाटर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस आ रहा है रेजर्वॉयर में। ये एक बिल्कुल सिंपल जो है वो कंक्लूजन था हमारी वाटर साइकिल का।
असल में बिल्कुल इतना नहीं होता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम देखेंगे कि किस तरह रेजर्वायर से पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, दूसरा हम देखेंगे किस तरह एटमॉस्फेयर से रेजर्वायर में जाता है। तो अभी हम ये जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब एटमॉस्फेयर से रेजर्वायर में किस तरह जा रहा है, इस पार्ट को देख रहे हैं। ये पार्ट के एटमॉस्फेयर से रेजर्वायर में हमारे पास जो वाटर है वो किन प्रोसेसेस के थ्रू जा रहा है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। एटमॉस्फेयर से जो हमारे रेजर्वायर्स में पानी जाता है जा रहा है वो रेन के थ्रू जा रहा है, बारिश हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास स्नोफॉल भी हो सकता है और सिंपल जो लिक्विड वाटर है वो भी हमारे पास गिर सकता है। अगर हमारे पास एरिया ज्यादा कोल्ड है, जो कोल्ड एरियाज हैं जिनमें टेम्परेचर लो है, तो उधर हमारे पास बर्फ की सूरत में पानी जो है वो फ्रेश वाटर हमें मिलता है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें वाटर की फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में मिलता है। जो स्नो है वो वाटर में कन्वर्ट भी हो सकती है स्नो मेल्ट के थ्रू। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, तो होगा क्या, हमारी स्नो मेल्ट होगी और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो स्नो मेल्ट है, जो स्नो है हमारे पास, वो हमारे पास ग्लेशियर्स और आइस कैप्स बनाती है। तो ये उसकी फॉर्म में अक्यूमुलेट हो सकती है मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। लेकिन जब हमारे पास अगर वार्म क्लाइमेट होगा तो ये हमारे पास जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी और स्नो मेल्ट बनाएगी, और वो वापस से जो वाटर है हमारे पास वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो वाटर है हमारे पास, ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये हमारे पास ओशन का पार्ट बनता है, या तो ये डायरेक्ट जो रेन फॉल हो रही है अगर वो ओशन में हो रही है तो वो डायरेक्ट हमारे पास जो वाटर है वो ओशन का पार्ट बन जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा तो कुछ प्रोसेसेस से गुजर के ओशन का पार्ट बन जाएगा। वाटर हमारे पास जो जमीन पे गिरता है, जो लैंड, ये डायरेक्ट ओशन में गिरा है, ये जो वाटर है ये हमारे पास लैंड पे गिरा है। जो हमारे पास जमीन पर पानी गिरेगा वो दो पार्ट्स, वो दो तरीके से हमें मिल सकता है। एक, अगर हमारे पास जो सरफेस है, जो जमीन है, वो अगर हमारे पास पोरस नेचर, परमिएबल होगी, सही है, तो वो क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, सही है। और वाटर इस प्रोसेस को, कि सरफेस वाटर जो है हमारा वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरफेस में इतनी एबिलिटी है कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, तो हमारे जो सरफेस वाटर है वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन रहा है। तो इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं हम, जिसमें वाटर की डाउनवर्ड या वर्टिकल मूवमेंट हो रही होती है। वाटर सरफेस से नीचे की साइड पे मूव कर रहा होता है। अच्छा, जो इनफिल्ट्रेशन में हमारे पास कुछ वाटर जो है वो सॉइल मॉइस्चर का पार्ट बन जाता है, और कुछ जो होता है वो डीप डाउन जो है वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है, परकुलेट हो जाता है, और वो हमारे पास एक्विफर्स जो होते हैं उनको रिचार्ज कर रहा होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो इनफिल्ट्रेट वाटर है वो या तो हमारे पास सॉइल मॉइस्चर का पार्ट बन जा रहा है, या फिर वो और ज्यादा नीचे जा रहा है सरफेस में, और जो हमारे एक्विफर्स होते हैं उनको रिचार्ज कर रहा है। एक्विफर्स अभी आसानी के लिए समझ लें, वाटर के रिजर्वायर्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और प्रोड्यूस करते रहते हैं एक लंबे अरसे तक। इसको हम आगे वीडियोस में देखेंगे एक्विफर्स को। अच्छा, हमने देखा कि वाटर हमारे पास इनफिल्ट्रेट हो रहा है, मतलब जमीन के नीचे चले जा रहा है। दूसरा हम देखेंगे वो जमीन सरफेस के ऊपर ही रह रहा है, सरफेस के ऊपर रह के वो रन ऑफ कहला रहा है, और वो हमारे पास रिवर्स का पार्ट बन जा रहा है, और फिर रिवर्स फ्लो होकर वो जाकर हमारे पास ओशन में मिल जा रहे हैं। इधर जो हमारे पास वाटर है, हमने देखा था कि डायरेक्ट या तो ओशन का पार्ट बन जा रहा है, या फिर लैंड पे वो रन ऑफ, या फिर रन ऑफ का पार्ट बन जा रहा है, या फिर इनफिल्ट्रेट हो जा रहा है। ये दोनों पानी भी इनडायरेक्टली जाकर हमारे पास ओशन का पार्ट ही बनते हैं। तो हमारे पास जितना भी वाटर है सरफेस पर या बिलो सरफेस, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन ओशन ही होती है। क्यों? ओशन जो होते हैं वो हमारे पास रिलेटिवली लो एलिवेशन पर होता है, तो हमारे पास जो सरफेस और
सब सरफेस वाटर है वो जो है हाई टू लो एलिवेशन पे मूव करता है और वो हमारे पास ओशन का पार्ट बन जाता है। जो हमारे पास रन ऑफ होते हैं, तो ये वो पानी जो हमारे पास ऊपर रिवर्स वगैरह में जो बह रहा होता है, वो हमारे पास स्मॉल फ्रेश बॉडी रेजर्वॉयर्स भी बना लेते हैं, स्मॉल फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर्स भी बना लेते हैं सरफेस के ऊपर, जैसा कि हमारे पास लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। ये बहुत ज़्यादा छोटे रेजर्वॉयर्स होते हैं पानी के, और इसमें इतना पानी नहीं होता कि आप पूरी ज़िंदगी बैठ के इसमें से इस्तेमाल कर सकें। हमने वाटर साइकिल का एक पार्ट देख लिया है कि किस तरह एटमॉस्फेयर से हमारा जो वाटर है वो रेजर्वॉयर में आ रहा है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे कि हमारे पास रेजर्वॉयर से किस तरह वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। यह हमारी साइकिल का दूसरा पार्ट है कि रेजर्वॉयर से किस तरह हमारा जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन। वाटर हमारे पास एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जाकर हमारे पास क्या कर रहे हैं, जब ये कंडेंस हो जा रहे हैं, आफ्टर कंडेंसेशन दे फॉर्म क्लाउड्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एलिवेशन पे जाएंगे, हायर एलिवेशन पे जाएंगे, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वाटर जो है हमारे पास कंडेंस होगा और वो हमारे पास क्लाउड्स बना लेगा। और जो क्लाउड्स है ये एयर करंट्स के थ्रू हमारे पास जो पूरी अर्थ है उसमें मूव कर रहे होते हैं। ये क्लाउड्स जो है वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड्स ग्रो एंड गेट हैवी ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। ये जो होते हैं कोलाइड करते हैं और बड़े हो जाते हैं और फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और आफ्टर प्रेसिपिटेशन ये जो है हमारे पास जमीन पर आ जाते हैं वापस बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में। और ये बारिश की फॉर्म में आकर फिर हमारे पास ये जो वापस से जो वाटर है वो हमारे पास, हमने जो उसमें देखा था कि या तो हमारे पास जो है वो स्नो की फॉर्म में गिरता है या सिंपल वाटर होता है, और जो पीछे साइकिल हमने देखी थी उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू होती है। सही है, तो हमने अपनी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल थी इसके दोनों पार्ट्स देख लिए, जो वाटर साइकिल थी इसके दोनों मेजर पार्ट्स देख लिए कि किस तरह हमारे रिजर्वॉयर से जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और किस तरह एटमॉस्फेयर से वापस से रिजर्वॉयर में आ रहा है, और विद इन रिजर्वॉयर भी मूव कर रहा है। उसको हमने इतना कुछ खास नहीं देखा है, लेकिन आगे देखेंगे। कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। Water continuously moves between reservoirs, and the amount of water in each reservoir has remained roughly constant. जो वाटर है हमारे पास वो कंटिन्यूसली एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर के अंदर मूव कर रहा होता है, और जो हमारे पास हर रिजर्वायर के अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो तकरीबन तकरीबन मोर और लेस बराबर रहती है। बहुत मेजर फर्क नहीं आता। जिस तरह अगर मैंने बात की कि जो 96 से 97% जो वाटर है वो हमारे ओशन में होता है अर्थ का, तो ये नहीं है कि कभी 80 या 82 हो गया। सही है, तो हमारे पास बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। जो हमारे पास रेजर्वॉयर में वाटर की क्वांटिटी है वो कांस्टेंट ही रहती है तकरीबन। ओशन हमारे पास लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है वाटर का हमारी जमीन पर, और ये हमने देखा कि रिलेटिवली लो एलिवेशन पर होता है, जिसकी वजह से सारा पानी जो है हमारे पास सरफेस का और बिलो सरफेस वो मूव करता है टुवर्ड्स ओशन। और ये हमारे पास 96 से 97% जो हमारी जमीन का पानी है वो ओशन में पाया जाता है, लेकिन हमें इसका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे ये जो होता है वो स्लाइन वाटर होता है, हम इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हमें डिसैलिनेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम स्लाइन वाटर को कन्वर्ट करते हैं फ्रेश वाटर में, जो कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट के ग्लेशियल आइस जो होती है वो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर है, और ये हमारे पास 2 से 3% जो
जमीन का पानी है, जो जमीन का फ्रेश वाटर है, वो हमारे पास जो होता है वो ग्लेशियल आइस की फॉर्म में मौजूद होता है। फोर्थ हमारे पास ये कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्लेशियल आइस हम लोग यूज नहीं कर सकते, जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए जो यूजेबल रिजर्वॉयर है लार्जेस्ट, वो हमारे पास ग्राउंड वाटर है। इसके अलावा जो हमारे पास लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह हैं, ये हमारे पास दूसरे माइनर रिजर्वॉयर्स हैं फ्रेश वाटर के, जो कि हम इनको भी यूज कर सकते हैं। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने पढ़ी, हमने देखा वाटर हमारे पास एवापोरेट हो रहा था। जब हमारे पास वाटर एवापोरेट हो रहा होता है तो वो पूरे अर्थ पे इक्वल अमाउंट में एवापोरेशन नहीं हो रही होती, वो उसका जो रेट होता है वो वेरी कर रहा होता है। और हमारे पास जो इक्वेटर के आसपास या इक्वेटर पर जो एवापोरेशन का रेट है वो ज्यादा होता है सोलर रेडिएशंस की वजह से, जबकि जो दूसरे पोलर एरियाज हैं उनमें हमारे पास एवापोरेशन का जो रेट होता है वो लो होता है। जब हमारे पास वाटर एवापोरेट करता है, अगर हम ओशन की बात करें, ओशन से अगर हमारे पास वाटर एवापोरेट कर रहा है, एटमॉस्फेयर का पार्ट बन रहा है, तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा हमारे पास सिर्फ वाटर वेपर, जो फ्रेश वाटर है वो एवापोरेट करेगा, प्योर वाटर एवापोरेट करता है। जो उसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज थी, जितने आइंस थे, जितने सॉल्ट्स थे, वो उधर ही रह जाते हैं समंदर में या जिस भी रिजर्वॉयर से एवापोरेट कर रहा है। फ्रेश वाटर हमारे पास सरफेस में आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, पडल्स। पडल्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे डिप्रेशंस होते हैं जो कि वक्ती तौर पे बहुत छोटे डिप्रेशंस होते हैं, लो पॉइंट्स होते हैं हमारी जमीन में, जो कि वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अगर ये रेन वाटर को स्टोर ना करें तो वो हमारे पास किसका पार्ट बन जाता है? रन ऑफ का पार्ट बन जाता है, या फिर वो एवापोरेट हो जाता है, या फिर वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है। रन ऑफ का पार्ट बनेगा तो इसका मतलब वो रिवर में जाके मिल रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है इसका मतलब वो नीचे पर्कुलेट कर जा रहा है, एवापोरेट हो रहा है इसका मतलब वो वापस से एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जा रहा है, या फिर वो मॉइस्चर में जो है वो जो जो चौथा हमारे पास फ्रेश वाटर का रिजर्वॉयर है सरफेस पर। रिजर्वॉयर बेसिकली इसे नहीं कहेंगे, जिस फॉर्म में हमारे पास रिजर्वॉयर फ्रेश वाटर पाया जाता है वो मॉइस्चर। चार हमारे पास फ्रेश वाटर, चार तरीकों से हमारे पास फ्रेश वाटर सरफेस पर पाया जाता है: आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, पडल्स और मॉइस्चर की फॉर्म में। थिंक अबाउट इट, depletion in which type of freshwater reservoir, groundwater, lakes or rivers cause the greatest problem and why? किस पानी में, किस फ्रेश वाटर के रिजर्वॉयर में अगर कमी हो जाए, किल्लत हो जाए ग्राउंड वाटर के, लेक के या रिवर्स के, तो हमारे लिए मसला होगा और क्यों? एक ये, दूसरा हमने इनफिल्ट्रेशन का और पर्कुलेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग खुद इस पे सोचना चाहें तो सोच सकते हैं।